हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द। सो सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन जो होता है ये किस पार्ट ऑफ द स्टमक में हो रहा होता है? हमने ह्यूमंस का डाइजेशन पढ़ा है कि ह्यूमंस का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, इनस पे खत्म होता है। पूरा हमने रोल पढ़ा है कि अलग अलग पार्ट्स का रोल क्या होता है। हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस पार्ट में होता है। सो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। से इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है PYQ भी है। सो फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले तो इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की? 6CO2 प्लस 12H2O। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है। एंड इससे किन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है? C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2। ये होती है पूरी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो यही पूछ रहे हैं हमसे कि इस इक्वेशन में रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करें। हमने फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया रॉ मटेरियल, उसके बाद वाटर होता है रॉ मटेरियल, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये भी हम लिख देंगे कि किस किस की प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए एंड देन सनलाइट होनी चाहिए। एंड ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये लीफ के क्लोरोप्लास्ट वाले एरिया में हो रहा होता है। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करना है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है। तो इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसे याद रखें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इक्वेशन यूज होती है, उसमें रॉ मटेरियल क्या होते हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, एंड फाइनली किन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये भी PYQ दे रखा है। सो हमें फंक्शन बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये बताना है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग की जो वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज आउट करते हैं ये ज़रूरी है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, एंड हमें एक एग्जांपल देना है। ये भी क्या है? PYQ है। सो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे। ऑटो मतलब ये अपना काम खुद से करते हैं। सो दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ। एंड ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे। ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं जो अपना फूड जो होता है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं? अब अगर हम ऐसे सोचें तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती हैं? सबसे पहला तो प्लांट ही हो गया, बिकॉज प्लांट क्या करते हैं? बिकॉज प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होने चाहिए। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो इसके एग्जाम्पल में हम प्लांट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? अब ये जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। सो हेट्रोट्रॉफ जो होंगे ये खुद से अपने फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं एंड ये डिपेंडेंट होते हैं। अभी ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं किन किन तरीकों? जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोट्रॉफ का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पैरासाइट्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ये डिफरेंस हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के बीच में, एंड इसका एक एग्जाम्पल हमें याद करना है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, एंड उनका एक एग्जाम्पल देना। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? Explain with the help of neat and well diagram different steps involved in the nutrition of amoeba। अब अमीबा का न्यूट्रिशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आराम से आ सकता है। हमसे स्टेप्स पूछ लेंगे, हमसे डायग्राम बनाने के लिए बोल देंगे, हमसे पूछ लेंगे कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, हमसे पूछ लेंगे कि इस स्टेप में क्या हो रहा होता है। इसलिए अमीबा का जो है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का जो प्रोसीजर है वो हमें याद होना चाहिए। अभी एक डायग्राम से समझ लेते हैं क्या प्रोसीजर होता है इसका। हमने देख रखा है कि अमीबा की न्यूट्रिशन में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला कौन सा स्टेप होता है? इंजेक्शन होता है।
इंजेक्शन वाले स्टेप में क्या होता है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है बाहर, उस फूड पार्टिकल को अमीबा जो होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू इनगल्फ कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हम फूड पार्टिकल को अंदर ले रहे हैं। इंजेक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, इंजेक्शन के बाद अब नेक्स्ट हो रहा होता है डाइजेशन। अब उसने फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ करने के बाद क्या होगा, अब उस फूड पार्टिकल में जो भी उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे डाइजेस्ट करने का काम करेंगे वो। डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या था, फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, उस फूड पार्टिकल को हमने स्यूडोपोडिया के थ्रू एनगल्फ कर लिया है। अब उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है उसके आसपास, उस फूड को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो अमीबा एब्जॉर्व कर लेगा, एंड जो भी बाकी चीज़ें होंगी जो यूज़ में नहीं होंगी उसका इजेशन कर देगा। लेकिन इजेशन से पहले एक और स्टेप आता है जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप हो जाएगा इजेशन। अब एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो फूड पार्टिकल इनगल्फ करा, फूड को डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें जो भी हमारे प्रेजेंट थे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसे एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि जिस फूड पार्टिकल को हमने एब्जॉर्व करा है, अब उस फूड पार्टिकल को हमें यूज़ करना है एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी के फॉर्म में उसे अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, पहले उसे डाइजेस्ट करा था, फिर उसे एब्जॉर्व करा, उसके बाद अमीबा उसे यूज़ करता है एनर्जी के सिंथेसिस के लिए। सो इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे एसिमिलेशन। एंड एसिमिलेशन के बाद लास्ट प्रोसेस हो जाएगा इजेशन, कि जो जो चीज़ें यूज़फुल नहीं थी उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो ये पूरा होता है अमीबा का न्यूट्रिशन एंड इसके अलग अलग प्रोसेसेस। उसी प्रोसेस का यहाँ पर थ्योरी दे रखी है। क्या थ्योरी है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में, ये कौन से मोड में होता है, होलोजोइक होता है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है, होलोजोइक होता है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, इट इज नथिंग बट द प्रोसीजर बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड। सो ये फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। इसके बाद अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अभी बताया कि स्यूडोपोडिया के थ्रू ही फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाती है जिसके थ्रू फूड को एनगल्फ किया जाता है, फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज़ करके। उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद फूड जो होता है उसे एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, एंड देन द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये पूरा हो जाएगा अमीबा का डाइजेशन एंड इसके अलग अलग स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं। इसकी थ्योरी भी याद होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, एंड इसका ये वाला डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस पर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का ही आता है। सो इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी ये स्टेप्स जो हैं इन्हें याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ शो होती है, हमारे स्टमक में शो होती है। क्यों शो होती है, बिकॉज हमें फूड को जो है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नीचे भेजना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होती है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बेसिकली मतलब होता है फूड को आगे ढकेलने के लिए जो मूवमेंट होता है। सो वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उसी को बोल देंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और वो क्यों होता है, ताकि पार्शली डाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कैनाल से आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज इन डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, देन हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट हमारा PYQ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दे स्टोर द CO2 in their cells until the cell comes out so that they can carry on with their photosynthesis during the daytime. So the only reason कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ये दिन के टाइम में क्लोज रहते हैं, क्यों होता है, ताकि ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकें। लॉस ऑफ वाटर मतलब ट्रांसपिरेशन। सो ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ही प्रिवेंट करने के लिए डे टाइम में स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन और टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन मसल ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर प्रोड्यूसेस इथेनॉल ऑक्सीजन एंड एनर्जी। ये भी एक PYQ है। सो एनारोबिक प्रोसेस कहाँ होता है, यीस्ट में हो रहा होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एनारोबिक का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसीजर कौन सा होता है, यीस्ट फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ रखा है, सो इसका आंसर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास जो है लंग्स तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो ये ऑक्सीजन का इंटेक कैसे करते हैं। जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक्चुअली में लंग्स की जगह एक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, गिल्स होते हैं। गिल्स के थ्रू ही वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं।
So aquatic animals like fishes obtain oxygen from water present in dissolved form of their gills. The amount of dissolved oxygen is quite small as compared to oxygen in aquatic animals have to breathe much faster than terrestrial animals. अभी यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं इनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा क्यों ब्रीथ करना। ऐसे पूछ लेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट जो होता है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है हमें ये बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो इन कंपेरिजन टू एयर कम होता है। यही रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स को तेज़ ब्रीथिंग करनी पड़ती है इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इस वाले से दो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। सबसे पहला कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन कैसे करते हैं। सेकेंड बन जाएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स का टेरेस्ट्रियल एनिमल से ब्रीथिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हर्बीवोर्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन वाइल कार्निवोर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हर्बीवोर्स जो होते हैं इन्हें लंबा इंटेस्टाइन क्यों चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ग्रास ईटिंग मतलब क्या, ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसीलिए हर्बीवोर्स जो होते हैं उनका लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है। वाइल अगर हम कार्निवोर्स की बात करते हैं तो दे आर मीट ईटिंग एनिमल्स एंड मीट को डाइजेस्ट करने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी सेल्यूलोज को करने में लगती है। हर्बीवोर्स जो होते हैं दे हैव अ लॉन्गर इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। यही लिखा है हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स बिकॉज द डाइट इज मोस्टली ग्रास एंड प्लांट दैट कंटेन मोर फाइबर एंड सेल्यूलोज विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट। इसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। वही क्वेश्चन जो हमने पीछे देखा था कि एक्वेटिक का टेरेस्ट्रियल से ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज लेस देन इन कंपैरिजन टू आवर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फ्लो चार्ट शोइंग द 3 डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो ये वाला मैंने बहुत टाइम लेकर के समझाया था बिकॉज इससे जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में एब्सेंस ऑफ ईस्ट, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देख लिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, एब्सेंस ऑफ ईस्ट में। एक क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएगा। उसके बाद पूछ लेंगे कि हमारे मसल्स में जो है क्रैम्प्स क्यों आते हैं, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किन किन कंडीशंस में होता है ये सब हमने देख रखा है। उसके बाद लास्ट पूछ लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से होता है। इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है ये। ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इसमें एनर्जी भी रिलीज आउट होती है। ये जो होता है ये 3 अलग अलग तरीक़ों से होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक तरीके से होता है। एनारोबिक तरीके से क्या होगा, किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, यीस्ट में होगा। इसके बाद किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले इथेनॉल बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लास्ट में एनर्जी रिलीज आउट होगी एंड ये जो है ये एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत टाइम से रनिंग कर रहे हैं, कहीं पे 30-40 मिनट्स की हमने रनिंग कर लिया। रनिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारे मसल्स में जो है क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, हमारे मसल में हमें दर्द होने लगता है। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल में। हम इतना तेज़ भाग रहे होते हैं, सो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी मसल से अच्छे से ले नहीं पाती है। इसी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से हमारे मसल्स में जो आते हैं क्रैम्प्स आते हैं। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मसल क्रैम्प्स के लिए। इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का होता है एंड प्लस एनर्जी का होता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या क्या बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड एनर्जी बनेगी। तो ये 3 डिफरेंट पाथवेज हैं जिसमें ग्लूकोज का जो होता है ब्रेक डाउन होता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों में किन किन के साथ होता है रिएक्शन, किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है एंड इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या दे रखा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहे हैं। सो ब्लड जो है ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी, सो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चेम्बर्स, नहीं, ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगी, मतलब ये भी आंसर नहीं है।
नेक्स्ट क्या है, वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, ये अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट्स मिक्सड इन द हार्ट, ये क्या है, PYQ है। अब ये ऑक्सीजन रिच और जो भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनकी मिक्सिंग ना हो, इसीलिए तो हमारे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। यानी वॉल्व्स क्या इंश्योर करती हैं कि ब्लड का जो है हमारे हार्ट में वो बैक फ्लो ना हो, और इस बैक फ्लो से ही क्या प्रिवेंट होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो जाए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। अब इसके लिए हमें हार्ट का डायग्राम याद होना चाहिए, हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं, किस किस तरीके से ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। तो पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट में। अब इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हार्ट का पूरा सर्कुलेशन आना चाहिए, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। सो एक बार अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लें कि हमारे हार्ट में किस किस तरीके से सर्कुलेशन होती है। ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से देख लिया था। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो रहा है, हमें नाम से समझ में आ रहा है कि लोकेशन चेंज हो रही है। सो प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब प्लांट्स में जो होता है फूड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा होता है, लीव्स में हो रहा होता है, लेकिन लीव को ही नहीं बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ज़रूरत होती है खाने की। सो इसी फूड को जो है लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फ्रॉम लीव टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन कौन से रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, ब्रांचेज हो गई, एंड जो भी पार्ट्स ऑफ अदर, जो भी बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले आर्टरीज होती हैं, उसके बाद वेन्स होती हैं, उसके बाद कैपिलरीज होती हैं। अब इन सब का काम क्या क्या होता है, आर्टरीज जो होते हैं ये मैंने बताया था पढ़ाते हुए कि आर्टरीज ए से ऐसे रिलेट कर लें कि ए मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट। क्या अवे फ्रॉम हार्ट, सो आर्टरीज़ का काम क्या होता है कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती हैं। आर्टरीज़ कौन सी एक प्रेजेंट होती है, अयोर्टा प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेन्स। वेन्स का काम क्या होता है, ये टूवर्ड्स हार्ट कैरी करती हैं। टूवर्ड्स हार्ट जो भी ब्लड को कैरी करेंगी ये क्या होंगी, वेन्स होंगी। कौन कौन सी वेन होती है, पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद कैपिलरीज क्या होती हैं, इनका काम होता है ज्वाइन करना। ज्वाइनिंग ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, ये काम किसका हो जाएगा, कैपिलरीज का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ये देखें, इसमें ना ऐसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि सबसे थिक वॉल किसकी प्रेजेंट होती है, सबसे थिन वॉल किसकी प्रेजेंट होती है। अब अगर हम लॉजिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें कि आर्टरीज क्या होती हैं, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब जब ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा होता है तो वो बहुत फ्लो में निकलता है। सो बहुत फ्लो में निकलता है तो आर्टरीज की क्या होंगी, दे विल हैव थिक वॉल्स। सो आर्टरीज की थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। वेन्स क्या होती हैं, टूवर्ड्स हार्ट कैरी करती हैं। सो इनकी इन कंपैरिजन टू अगर हम आर्टरीज बात करते हैं तो इनकी थोड़ी थिन होगी, क्योंकि इन्हें ब्लड जो है वेन्स के ब्लड जो है सॉरी हार्ट के पास लेकर के जाना है। सो इसको इतना ज़्यादा थिक वॉल प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम कैपिलरीज की बात करते हैं तो क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। सो इसकी जो होंगी इन दोनों के कंपैरिजन में और थिन वॉल प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम थोड़ी ना, ये तो बस आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। सो कैपिलरीज की सबसे थिन वॉल होंगी, सबसे थिक किसकी होंगी, आर्टरीज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर कैरी करती हैं। एंड जब ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है तो वो बहुत फ्लो में निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। अब ये तो हमें पता है कि सब चीज़ें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, इनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, पल्मोनरी वेन। अभी हमने पल्मोनरी वेन देखा, वेन क्या होती है, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट।
सो ये ब्लड जो होगी ये टूवर्ड्स हार्ट कैरी करेगी। वेना कावा क्या करती है, ये भी ब्लड को वेन से जो है राइट एट्रियम में ट्रांसफ़र करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट आर्ट्रियम से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है। एंड लास्ट क्या है, अयोर्टा। अयोर्टा क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, अगर इसे सॉल्व करना है तो चैप्टर की थ्योरी याद होना ज़रूरी है। जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा, ये सब क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस पूरे को समझने के लिए हार्ट का सर्कुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है हार्ट का सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, दे आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनीज़ में प्रेजेंट होते हैं। सो मैं एक बताना है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट। ब्लड जो होता है इट इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू बोमन्स कैप्सूल एंड पोर द फिल्ट्रेट इनटू रीनल ट्यूब, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये पूरा थ्योरी दे रखी है। इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ये डायग्राम किस तरीके से होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये बोमन्स कैप्सूल होता है। बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरस बोलते हैं होता है। उसके बाद बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरस प्रेजेंट होती है। व्हाट इज ग्लोमेरस, इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल, उसके अंदर होता है। अभी जो है ये वाला डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर हमें इसे आसान डायग्राम के टर्म्स में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ऐसे ग्लोमेरस प्रेजेंट होता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है, अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरस प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो इस तरीके से एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ये कौन सी ट्यूब्यूल होती है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है। इसके बाद और आगे जाएंगे, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद एक लॉन्ग लूप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनलेस लूप बोलते हैं। हेनलेस लूप प्रेजेंट होता है। इसके बाद लास्ट में यहाँ एक और ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ये कौन सी ट्यूब्यूल होती है, डिस्टल ट्यूब्यूल होती है। एंड इसके बाद लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे मैंने बस रफ डायग्राम बना के समझा दें, क्योंकि ये वाला डायग्राम अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब अगर हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट है। बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरस प्रेजेंट होगा। इस वाले एरिया में क्या हो रहा होता है, अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम हो रहा होता है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद क्या प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे एक लूप शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसे क्या बोलेंगे, हेनलेस लूप बोलेंगे। हेनलेस लूप से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, डिस्टल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी। डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद लास्ट में जो है कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसमें फाइनली जाकर के यूरिन कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अभी पीछे इसमें थ्योरी क्या लिखी हुई थी कि बोमन्स कैप्सूल जो होता है इसमें फिल्ट्रेट आता है, रीनल ट्यूब्यूल होती है, इसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड मिनरल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि नेफ्रॉन्स के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमने बोमन्स कैप्सूल देखा, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है। सो कहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसे याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या है, PYQ है। तो 2 एक्सक्रीटरी ह्यूमंस अदर देन हमारे किडनी क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लंग्स एंड एक हो जाएगा लिवर। लंग्स क्यों, लंग्स बिकॉज दे एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। एंड लिवर जो होते हैं, लिवर जो होता है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि हार्मफुल अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद अगर ऐसे हमने जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है, ऐसे हमसे पूछ सकते थे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, एक यूरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है एंड सॉल्ट्स होते हैं। सो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ह्यूमंस जो होते हैं ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। ह्यूमंस एंड इनफैक्ट जो भी मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू हार्ट इन 2 साइकिल, यानी कि 2 बार ब्लड को हमारे हार्ट से पंप किया जाता है। एंड ये
इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे डबल सर्कुलेशन। सो मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। यानी कि एक साइकिल में जो है हार्ट में से ब्लड दो बार जो है सर्कुलेट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डबल सर्कुलेशन बोल देंगे। ये किस किस में शो होता है, बर्ड्स में शो होता है एंड मैमल्स में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड अदर ऑर्गेनिज्म सेल। रेस्पिरेशन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इतना चैप्टर पढ़ने के बाद ही मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी थी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ऑर्गेनिज्म सेल। टाइप कौन कौन से हो गए, एक एरोबिक हो गया एंड एक एनारोबिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा क्या होता है, इट कंटेन्स स्पेशल एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस इन योर फूड। एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्चेस into sugar which your body can easily absorb। अब स्टार्च क्या होता है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, एक सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको सिंपलर शुगर में जो है ब्रेक डाउन कर देती है। इसीलिए सलाइवा जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। क्यों, क्योंकि ये स्टार्च को जो है सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्व करने में आसानी हो जाती है। तो विद दिस हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए कि इस चैप्टर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस वैरायटी के बनते हैं। बाकी अगेन इस चैप्टर में इन्फॉर्मेशन बहुत रिटेन करने के लिए अलग अलग हमें प्रोसेसेस दे रखे हैं। जैसे डाइजेशन दे रखा है, रेस्पिरेशन दे रखा है, सर्कुलेशन दे रखा है, हार्ट वाला पूरा प्रोसीजर दे रखा है। तो इन सबको हमें याद करना पड़ेगा बिकॉज इससे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसे याद करने की एक ही टिप है कि बार बार रिपीटेडली इसे पढ़ें, आराम से ये याद हो जाएगी। बाकी इस चैप्टर से जितने टॉपिक्स मैं कवर कर सकती थी एक वीडियो में उतने मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी इस चैप्टर की कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एंड ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कि एनसीईआरटी की रीडिंग ऑफकोर्स करें बिकॉज एनसीईआरटी की एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से कर लें। दिस ये वीडियो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर हाँ देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड थैंक यू।